सो आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग एंड बच्चों अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दो ताकि सारे लोग ज्वाइन कर पाए। अभी तक सिर्फ 18 स्टूडेंट्स ने ही ज्वाइन किया है ना। साइक्लोस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है, पूरी साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट होने हो जाती है तो वहां पर हम बोलेंगे कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होते हैं। सो इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नाउ। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं क्या? हेलो। सर स्कूल में तो शुरू हो चुका है सर, हाइब्रिड मोड की, मतलब जिनको ऑफलाइन जाना है वो जा सकते हैं, बाकी लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ओके ओके, हाइब्रिड मोड पे चल रहा है, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, ऐसा? गुड। आप क्या प्रेफर कर रहे हो कि ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए? ऑफलाइन। मतलब पेस के लिए तो ऑफलाइन ही प्रेफर करूंगा सर मैं तो। ओके। सर फिर हमारे टीचर्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि आधे दूसरे सेंटर्स के हैं। यस बेटा, आप लोग कौन कौन से सेंटर के हो? अपना अपना सेंटर बताओ जल्दी। सर मैं नेहरू सेंटर। सर मैं पावाई सेंटर। सर मैं सर खारगर। मिंटू पवाई। नेहरू, पवाई और सर खारगर। खारगर और दादर। दादर। दादर और अंधेरी। ओहो अंधेरी भी है। सारी अलग अलग डायरेक्शन के हो गए। और चेंबूर। ओके। हाँ हाँ चेंबूर पता है। या मैं चेंबूर में पढ़ाता था। गोवंडी में थोड़ा ही ना सेंटर है, चेंबूर में ही है ना, राइट? नहीं, गोवंडी वाले को चेंबूर बोला जाता है। अच्छा उसी को ही बोला जाता है, और एक ओके ओके। शक्ति नगर वाले भी सेंटर। चेंबूर। इसके अलावा और कोई सेंटर है? ओके, बहुत सारे बच्चे हैं ही नहीं अभी तक क्लास में ना। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लगभग मत- आधे सेंटर्स तो यहाँ पर आ ही गए हैं। सर कुछ इनमें से सेंटर्स कौन से में आप पढ़ाते हो? मैं पढ़ाता था थाने में, कोवाई में, और दादर में पढ़ाता था मैं, और चेंबूर। इन सेंटर्स में मैं पढ़ाता था। और अंधेरी में तो कुछ टॉपिक्स के लिए गया था, ज्यादा नहीं। अंधेरी मेरे को बहुत दूर पड़ता था उस वक्त। लेकिन अभी कौन से सेंटर्स होंगे पता नहीं। सर मतलब ऐसा होगा क्या सर कि सारे सेंटर्स में एक ही टीचर दो पैरेलल ट्रैक चलाएंगे? बेटा, एक्चुअली एक ही टीचर के लिए सारे सेंटर्स पे जाना पॉसिबल नहीं है ना, मतलब क्योंकि यस एक सर, तो सेंटर क्या पे मतलब एक ही एक टीचर एक टीचर। सेंटर के लिए रहेंगे और वही टीचर दोनों पैरेलल ट्रैक्स पढ़ाएंगे, ऐसा होगा क्या नहीं सर? नहीं नहीं, दो टीचर्स पढ़ाएंगे है ना। यदि पैरेलल ट्रैक है तो टू टीचर्स विल टीच यू, ठीक है। एक ट्रैक मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक ट्रैक कोई और टीचर पढ़ाएंगे, ओके। तो इसी तरह से चलेगा, टू टीचर्स ही पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा है ना कि एक टीचर दो टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ा सकता, ऑब्वियसली, है ना। क्योंकि फिर उससे क्या हो जाएगा कि उससे मतलब बच्चों को भी उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। और फिर क्या होता है कि सर ये वाला टॉपिक पीछे चल रहा है तो आप ये स्टार्ट कर लो, ये स्टार्ट कर लो। इस तरह से क्या होता है कि थोड़ा सा जो उसका एक वी कैन से कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो सकती है ना। तो ऐसे में क्या है कि दो टीचर्स अलग अलग टॉपिक पढ़ा सकते हैं पैरेलली। चलिए, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। बेटा इससे पहले मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया है ना, क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, बेटा सबसे पहली बात तो ये कि वर्क डन क्या होता है किसी भी प्रोसेस के लिए। तो बेटा साइक्लिक प्रोसेस की जब बात करूं तो वो छोटी टीडीपी, छोटी प्रोसेस, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ। या छोटी छोटी प्रोसेसेस से मिलकर बना है। तो आप क्या करो कि छोटी छोटी प्रोसेसेस को ब्रेक कर लो और इंडिविजुअल प्रोसेसेस का वर्क फाइंड कर लो, इंडिविजुअल प्रोसेसेस का वर्क फाइंड कर लो। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट देख लीजिए आप, है ना। मैंने एक प्रोसेस यहाँ पर ली है, लेट्स से ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ,
फिर यहाँ से यहाँ, और फिर फाइनली ये फिर से यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो प्रोसेस ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, ए से बी, बी से सी, सी से डी, एंड डी से वापस ए। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। अब बेटा कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वर्क डन इन प्रोसेस ए बी, ए बी का वर्क क्या है, तो आप बोलोगे कि ए से बी के नीचे का एरिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया इज द वर्क डन इन प्रोसेस ए बी। ओके, ये इसका ए बी का वर्क हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, एरिया अंडर द ए बी लाइन। ओके, नाउ बी से सी का वर्क क्या होगा, तो आप बोलोगे कि अच्छा बी से सी का चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, बी से सी का वर्क निकालते हैं। तो इसके नीचे का एरिया, तो बी से सी के नीचे जो भी एरिया आ रहा है दैट इज वर्क डन इन प्रोसेस बी सी। समझ पाए? तो ये एरिया अंडर द बी सी लाइन, ये आ गया वर्क डन इन प्रोसेस बी सी। कोई प्रॉब्लम? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। बेटा हम जानते हैं वर्क क्या होता है, वर्क डन इज E एरिया delta. अंडर द कर्व, है ना, बताया था शुरू में भी मैंने। हाँ हम Yes, sir. जानते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, मतलब एरिया अंडर पीवी कर्व इज कॉल्ड वर्क डन, राइट? बेटा ए से बी प्रोसेस जो है वो एक कोई पर्टिकुलर कोई प्रोसेस है, मुझे तो आइसोबारिक दिख रही है, तो बेटा इसमें इस कर्व के नीचे, ए बी कर्व के नीचे का जो भी एरिया है वो वर्क डन इन प्रोसेस ए बी होगा। अब बी से सी का वर्क बताना है, तो बेटा वर्क डन इन प्रोसेस बी सी इज एरिया अंडर बी सी कर्व, बी से सी वाली लाइन है उसके नीचे का एरिया येलो कलर में दिख रहा है आपको। यस, समझ आया? कोई दिक्कत बच्चों? इज इट फाइन? नेक्स्ट, अब आपको कोई पूछेगा कि सी से डी वाली प्रोसेस में वर्क कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि अच्छा एक काम करो, सी से डी का एरिया फाइंड कर लो। तो सी से लेकर डी तक पूरा इतना सारा कर्व है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं ये लाइन खींच लेता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, क्या आपको दिखाई दिया? यस दोस्तों, इसको नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए सी से डी के नीचे ये जितना भी ब्लू ब्लू वाला है, ये पूरा ब्लू एरिया इज द वर्क डन इन प्रोसेस सी टू डी। ओके, और लास्ट में आता है डी से ए वाली प्रोसेस, तो डी से ए वाली प्रोसेस में कितना वर्क है ये भी आपको बताना है। तो आप डी से ए वाली प्रोसेस में इसके नीचे का आप इस तरह से एरिया फाइंड कर लोगे। देखिए 4 अलग अलग कलर्स में मैंने यहाँ पर सब कुछ ड्रॉ किया। अब इन सबको आप ऐड करोगे, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको टोटल वर्क मिलेगा, है ना? एक बात याद रखो, जब भी एक्सपेंशन होता है वर्क पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जब भी कंप्रेशन होता है वर्क नेगेटिव होता है। क्या आप बता सकते हैं एक्सपेंशन कौन कौन सी प्रोसेस में हो रहा है, कौन कौन सी प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? यस, सर A to B, B to C and D to A and C to D में कंप्रेशन हो रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आप ये याद रखना कि वर्क डन इन प्रोसेस ए बी वो होगा पॉजिटिव क्योंकि एक्सपेंशन है, वर्क डन इन प्रोसेस बीसी वो भी पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेंशन है, और वर्क डन इन प्रोसेस डी ए, देखिए इसमें भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वो भी पॉजिटिव वर्क है। बट वर्क डन इन प्रोसेस सी डी इज नेगेटिव। यस, अब इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जो एरिया आप मतलब यदि पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। एग्री? यस, सर तो नेगेटिव एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बचेगा। या तो एक देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया आपस में कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बच क्या रहा है? बच रहा है सिर्फ और सिर्फ इस लूप के अंदर का एरिया। डू यू एग्री? यस सर। सारा एरिया पॉजिटिव नेगेटिव सब कैंसिल हो गया, बचा तो सिर्फ लूप के अंदर का, क्योंकि वही जो था वो ओवरलैप नहीं हो रहा था, तो मतलब वो बच गया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क होता है वो एरिया एनक्लोज बाय द कर्व होता है। क्या होता है? एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। समझ में आया? यस सर। गुड।
तो इसको हम थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, इजी एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी, ठीक है। या तो मैंने ये जितना हो सके उतना अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। और मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा। आया क्या? यस यस सर। सर, Yes, बस sir. पीवी कर्व के अंदर का एरिया निकाल दीजिए। यस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्क डन इन अ कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस can be given by the area enclosed by the curve, ठीक है। या तो यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन by the gas is equals to area enclosed। बेटा ये कर्व जो लिखा है ना, यहाँ पर पीवी कर्व लिख लेना है ना, पीवी प्रेशर वॉल्यूम कर्व, एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी साइकिल, ठीक है। तो एनक्लोज्ड बाय द कर्व मतलब पीवी साइकिल का कर्व, ठीक है। तो इसके ऊपर ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि आप ये पूरी लाइन ना पढ़ना चाहो, सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना चाहो, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। या अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखना, एक अच्छा कंक्लूजन यहाँ पर आ रहा है। एक प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक की प्रोसेस है, और फिर एक प्रोसेस बी से वापस ए तक आ रही है, ठीक है। यू कैन सी हियर ए बी प्रोसेस में वर्क कितना हो रहा है और बी सी प्रोसेस में वर्क कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ए से बी की प्रोसेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। वेट, हाँ जी, ए से बी की जो प्रोसेस है ना, उसका वर्क ये रहा है, येलो येलो। कैन यू सी, पूरा ए से बी का जो कर्व है उसके नीचे का जो भी एरिया है वो वर्क डन इन प्रोसेस ए बी, येलो कलर में, ठीक है। अब बी से लेकर ए तक का जो वर्क है, तो मैं बोलूंगा बी से ए का वर्क ये रहा, बी से ए वाले कर्व के नीचे का एरिया। इसका मतलब देखिए, ए से बी एक्सपेंशन हो रहा था, पॉजिटिव वर्क, बी से ए कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कर्व। पॉजिटिव वर्क। या तो सिर्फ और सिर्फ साइकिल का एरिया, और बेटा उसमें वो कौन सा था, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ऊपर वाली प्रोसेस कैसी है, पॉजिटिव है, समझ में आया, राइट। तो वर्क पॉजिटिव बचा। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन सामने आ रहा है कि यदि मैं इसको रिवर्स कर दूं इस साइकिल को, तो क्या होगा, मतलब ये ऊपर वाला तो ऐसे और नीचे वाला ऐसे होता तो क्या होता। तो आप बोल देते कि अच्छा तो इसमें नेगेटिव है वर्क ना, आता। या यू कैन सी हियर, उनका साइन बस डिफरेंट रहेगा। हाँ, तो बी से ए जो होता वो एक कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव वर्क, तो येलो वाला नेगेटिव वर्क। और बेटा उसके बाद ए से बी जो है एक्सपेंशन हो रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो गए, तो नीचे वाला हट गया। तो आप देख सकते हो बचा सिर्फ ऊपर वाला, और वो एक्सपेंशन वाले कर्व के नीचे आ रहा है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि यहाँ तो नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर वर्क डन कैसा है, फर्स्ट वाले में वर्क डन इज पॉजिटिव और यहाँ पर वर्क डन इज नेगेटिव। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो क्या कि इफ PV cycle is clockwise, then work done is positive, and if it is anti-clockwise, vice versa भी लिख सकते हो, if it is anti-clockwise, then work done by the system is negative, ठीक है। सिस्टम या गैस एक ही चीज है।
बेटा आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आया? यस बच्चों समझ पाए? यस सर। एक बार ऊपर जाएंगे। जी बिल्कुल, यहीं से स्टार्ट हुआ है ना वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, यहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ है। सर और डेल्टा यू जीरो है, सो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क डन रहेगा ना? डेल्टा यू जीरो है तो हीट एब्जॉर्ब विल बी वर्क डन, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ओके सर। या हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज इज इक्वल टू वर्क डन। नोटेड? Yes, sir. इसको नोट कर लो। अब जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले एक लाइन और लिखनी है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस में कितनी हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज होती है उसकी बात करें तो आप लिखोगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, एंड यहाँ पर लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, बिकॉज डेल्टा यू इज जीरो। ठीक है, नोटेड दोस्तों? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबने लिख लिया ना? यस सर। ओके गुड। सो लेट अस राइट अ क्वेश्चन, है ना? अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़े, ताकि हम लोगों को ये बेटर लाइक रिमेम्बर रहे अच्छे से। तो फर्स्ट फाइंड द वर्क डन इन द cyclic process. Processes. तो ये है फर्स्ट वाला जिसमें मैंने दे रखा है एक प्रेशर और एक वॉल्यूम कर्व, और इसमें मैंने यहाँ पर पी नॉट लिखा और यहाँ पर 5 पी नॉट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम वी नॉट और यहाँ पर वॉल्यूम 3 वी नॉट लिखा है। ठीक है,
या ए बी सी, ये फर्स्ट है, इसमें आपको वर्क डन बताना है, ठीक है। तो वर्क डन बता रहे हो तो हीट रिलीज गैस और वो भी बता देना, ठीक है। बेटा जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर मैंने किलो पास्कल में दिया है, ठीक है, किलो पास्कल। और वॉल्यूम जो है बेटा वो मीटर क्यूब में है। तो आपने वहां पे 200 लिखा है। हाँ बेटा, नीचे 200 किलो पास्कल और ये 1200 किलो पास्कल, ठीक सर है, मतलब फिर 200। ये सर्कल नहीं बनेगा ना सर? हाँ, तो हमें सर्कल की कहाँ जरूरत है? मैंने तो सर्कल जैसे दिखाया है, जरूरी थोड़ी है कि ये सर्कल हो, है ना। ओके सर। एलिप्स हो सकता है, राइट, इट कैन बी एन एलिप्स। क्लियर? एलिप्स का एरिया फाइंड करना आता है आपको? सर सर्कल ही है क्योंकि वो किलो पास्कल में है। या डजेंट मैटर बेटा। एलिप्स हम बोल सकते हैं कि सर्कल इज सबसेट ऑफ एलिप्स, राइट। एलिप्स की एक ऐसी कंडीशन जिसके लिए सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू इक्वल होती है, तो उसको हम सर्कल बोल सकते हैं, है ना। एलिप्स पता है ना क्या होता है? ऐसा होता है, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है इसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है उसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो जब अब ये दोनों चीजें अपने को पता होती है तो पाई ए बी इज द एरिया ऑफ दिस एलिप्स, ठीक है। गॉट इट? यस सर। यस सर। चलिए सॉल्व कीजिए। So these are the three questions in front of you, सिर्फ इनका आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है।
सर सी का क्या प्रेशर है सर, मतलब दोनों एंड पॉइंट्स में क्या रेक्टेंगल सी के? का क्या प्रेशर है बेटा? सी देखो ना, सी का प्रेशर कौन से वाले में बोल रहे हो? सर सी पार्ट सर, फर्स्ट अच्छा, क्वेश्चन सी का। पार्ट में, सी पार्ट में, हाँ हाँ हाँ, वो दिख नहीं रहा है ना आपको ये? यस अभी दिख रहा है? यस सर, नोटेड सर। एक सेकंड। तो तीन ही क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ हाँ, बस बस इतने ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये एक पीवी साइकिल है तो 1/2, मतलब एरिया लिख लेंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? वी नॉट से टू थ्री वी वी नॉट नॉट, यानी कि 2 वी नॉट आ रहा है ना? ये 2 वी नॉट। और प्रेशर कितना आ रहा है, मतलब हाइट कितनी हो रही है इसकी? पी नॉट से 5 पी नॉट इज फोर फोर वी पी नॉट नॉट है ना? अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? पीवी साइकिल है ना? पीवी साइकिल है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम नेगेटिव वर्क लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? -4 P0 V0। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क आया। और Q विल बी इक्वल टू W, तो जितना वर्क है उतना ही हीट रिलीज होगा यहाँ पर, तो 4 P0 V0 हीट रिलीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। इसके लिए हम बोलेंगे कि अरे ये तो हमें सर्कल जैसा दिख रहा है, चलो सर्कल ना से एलिप्स मान लो। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पाई सेमी मेजर एक्सिस। बेटा इसको बीच में से ऐसे लाइन घुमा सकते हैं हम लोग। हम देख लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 0.2 से 0.8, मतलब कि आपको 0.6 दिख रहा है, तो उसका हाफ कितना होगा? उसका हाफ होगा 0.3। 0.3। तो यहाँ 0.3 मीटर क्यूब डाल दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ, अब ऊपर यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखोगे तो वो 1000 आ रही है ना? 1000 किलो पास्कल। अभी 1000 किलो पास्कल, तो आपको तो सिर्फ इसका हाफ ही देखना है, तो 1000 किलो पास्कल का हाफ कितना होता है? 500 किलो पास्कल, समझ रहे हो? तो 500 इंटू 10⁻³ एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबको समझ आया? तो 5 इंटू 3 15, तो हम बोल सकते हैं ये 150 पाई इंटू 10⁻³ जूल्स आ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? हेलो बच्चे, समझ सर पाए? या यस सर। गुड। क्योंकि यहाँ से यहाँ ये कितना है? 1000, तो आपको इसका हाफ लेना पड़ेगा, सेमी लेना है, हाफ लेना है ना, रेडियस की 500। तरह। हाँ, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 0.6 है, तो इसका हाफ लेना है आपको, या रेडियस की तरह। ओके, सो 155 किलो पास्कल। ठीक है, सॉरी किलो पास्कल क्यों लिखा, किलो जूल लिखना था, या किलो जूल लिखना था, है ना? ऐसा यूनिट, किलो जूल। अभी ठीक है, आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? लास्ट, नो सर। बेटा ये तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल, और हाँ, ये कैसा है? क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव वर्क ही आएगा। ठीक है ना? अब इसकी बात करें सर तो पर ये सबसे पहले, बीपी ग्राफ है ना, या तो मतलब वी वाई एक्सिस पे है, तो फिर बिल्कुल, तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगा सबसे, ना। बिल्कुल,
तो ये सबसे खास बात, ये पीवी साइकिल नहीं है, ये वीपी साइकिल है। और यदि ये वीपी साइकिल है तो क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि बेटा जो ये वाला है ना, सी सी से बी जो है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इतना सारा वर्क होगा और वो कंप्रेशन वाला हो रहा है, और बाकी ये वाला एक्सपेंशन हो रहा है, और बाकी ये दो आइसोकोरिक है तो उनका कोई वर्क ही नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आप देखोगे तो ओवरऑल वर्क नेगेटिव ही आने वाला है ना। आप ऐसे देख सकते हो कि पीवी साइकिल क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, लेकिन वीपी साइकिल क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सिस चेंज कर दिए। तो नेगेटिव वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो कितना है ये 3p0 इंटू v0, ठीक है। आंसर इज -3p0 v0 ओवर। तो q विल बी इक्वल टू w, यहाँ पर भी q विल बी इक्वल टू w, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, सबको समझ में आया। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं नेगेटिव क्यों आया? हाँ, बेटा जब पीवी साइकिल होता है तो हम कैसे देखते हैं, देखना ध्यान से। अभी अभी मैं वीपी साइकिल का ही बता देता हूँ, पीवी तो आपको आता ही है, तो मैं वीपी का बता देता हूँ, है ना। ध्यान से देखना। अच्छा सर, गॉट इट, वोल्ट था, ओके। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है ना। कहाँ से कहाँ तक, सी से बी तक तो कंप्रेशन हो रहा है। ये व्हाइट वाला पूरा नेगेटिव वर्क है। अब यहाँ से लेकर ए से लेकर डी तक की बात करूँ तो ये तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव। तो बेटा येलो वाला पॉजिटिव, व्हाइट वाला नेगेटिव, तो यहाँ वाला तो खत्म हो गया, बचा कौन, अंदर वाला, तो नेगेटिव वर्क है, राइट। समझ में आया। यस सर। गुड। तो ये तो अपना कंप्लीट हुआ वर्क डन, ये आप फाइंड कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल। एक काम करता हूँ, डायरेक्टली कन्वर्जन दे देता हूँ, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, है ना। ओके दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, आपसे अब ग्राफ कन्वर्ट कराना चाहते हैं कि एक प्रोसेस आपको गिवन है और आपको उसको किसी और प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन इज फाइंड द यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फाइंड द, ये सब कुछ ठीक है, हाँ जी। फाइंड द वीटी एंड पीटी कर्व फॉर द गिवन पीवी कर्व। मतलब आपको पीवी कर्व गिवन होगा और उसको देख के आपको एक तो वीटी कर्व और पीटी कर्व ड्रॉ करना है। बेटा इसके लिए लिमिटेशन रहती है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी कर्व को देख के ड्रॉ कर पाओगे। हाँ, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ आपको उससे क्या जरूर ड्रॉ कर पाए ना। तो बेटा ये पीवी कर्व आपको गिवन है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, और यहाँ पर सिंपल ही देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊँ, है ना। एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम वी नॉट, तो यहाँ पर वॉल्यूम 3v0, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट, सॉरी यहाँ पर प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ 2p0, ठीक है। और इसको ऐसे ले लो, रुको रुको रुको, इसको क्लॉकवाइज ले लेते हैं अपन, ठीक है। ए बी सी डी, दैट्स ऑल। तो इस तरह का कर्व आपको दे रखा है, पीवी कर्व दे रखा है, तो आप एक प्रोसेस को लेना है, ठीक है। ए से बी कैसी प्रोसेस दिख रही है, बी से सी कैसी प्रोसेस दिख रही है, सी से डी कैसे प्रोसेस दिख रही है, और डी से ए कैसी प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको पीवी कर्व को वीटी कर्व में एंड पीटी कर्व में कन्वर्ट करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए। मैंने आपको सारी प्रोसेसेस पढ़ा रखी हैं, तो इसको उन प्रोसेसेस में ब्रेक करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनालाइज करना है, ठीक है।
बच्चों क्लिक कर रहा है माइंड में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड। चलो, जिन लोगों को क्लिक नहीं कर रहा उनके लिए एक छोटा सा हिंट है ना। ए से बी मुझे आइसोकोरिक प्रोसेस लग रही है। आइसोकोरिक क्योंकि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। बी से सी आइसोबारिक, सी से डी फिर से आइसोकोरिक, एंड डी टू ए इज द आइसोबारिक। यही हिंट है बस। जिस किसी का भी हो जाए तो मुझे बताना, और यदि नहीं हारा हो तो भी बोल देना कि सर आप ही कर लो। डन सर। डन। वेरी गुड। Done, sir. ठीक है।
ओके बच्चों, तो सबसे पहले वीटी कर्व ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा देखिए ध्यान से, ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, और जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस होती है तो मुझे पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद फिर से आइसोकोरिक आ गई तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड आइसोबारिक आ गई तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वीटी कर्व। वीटी कर्व, यहाँ पर वॉल्यूम लिख दिया, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है। बेटा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो बेटा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पॉइंट ए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ वी नॉट है ना। ये वॉल्यूम जो है ये वी नॉट है, ये कांस्टेंट है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, या ये यहाँ पर ये वी नॉट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट है। तो हो क्या रहा है, आपको क्या चाहिए, वीटी कर्व चाहिए, वॉल्यूम वी नॉट है, कांस्टेंट है, लेकिन अब देख सकते हैं प्रेशर पी नॉट से 2 पी नॉट हो गया, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी डबल हो जाना चाहिए। प्रेशर डबल हुआ तो टेम्परेचर डबल हो जाना चाहिए, तो मतलब मान लिया कि टी नॉट यहाँ पर टेम्परेचर था, तो यहाँ से ही टेम्परेचर बन गया 2 टी नॉट। बेटा ये कैसी प्रोसेस आ गई, ए से बी वाली प्रोसेस आ गई, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। ये ए बी प्रोसेस आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीसी प्रोसेस, जो कि आइसोबारिक है, और आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि बी से सी में वॉल्यूम क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, वॉल्यूम ट्रिपल हो रहा है ना। तो बी से सी में आप वॉल्यूम को ट्रिपल करोगे, और साथ ही साथ आप क्या करने वाले हो, टेम्परेचर को भी ट्रिपल करोगे, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एग्री, यस और नो? Yes, sir. बेटा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन यहाँ पर आना चाहिए, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन सच अ वे दैट वॉल्यूम बिकम्स 3 times एंड टेम्परेचर ऑल्सो बिकम्स 3 times, ठीक है। तो वॉल्यूम को भी 3 times बनाना है और टेम्परेचर को भी। टेम्परेचर 2 times, राइट सर? वेट वेट वेट, टेम्परेचर 2 times हो गया ना, अभी 3 times होगा ना, इसका जो है उसका 3 times। मेरी यस। बात समझ पाए, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ 2 टी नॉट है ना, बी पर 2 टी नॉट है, तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम को 3 times कर देता हूँ, तो ये वॉल्यूम यहाँ पर हो गया 3 वी नॉट, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, ये 2 टी नॉट है ना, तो इसका 3 times कितना होगा, बोलिए। 60 नॉट। 6 टी नॉट, वेरी गुड, 6 टी नॉट, ये आ गया पॉइंट सी, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सी से लेकर डी पर, ये मुझे दिखाई दे रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस है, और प्रेशर हाफ हो रहा है। प्रेशर हाफ हो रहा है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यदि प्रेशर हाफ होगा तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 6 से प्रेशर आ जाएगा 3 पर, 6 से प्रेशर आ जाएगा 3 पर, यहाँ कहीं, ठीक है। ये 3 टी नॉट, किसी को कोई प्रॉब्लम, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर हाफ हो रहा है तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, ये 6 टी नॉट से 3 टी नॉट पर आ जाएगा। और ये आ गया पॉइंट डी। यदि ये पॉइंट डी है तो अब फाइनल आपके पास बचा है डी से ए, किस टाइप की प्रोसेस है, आइसोबारिक, और आइसोबारिक में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये वाला आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे, है ना। बात समझ पाए, ये थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होगी, मेरे ड्रॉ करने में थोड़ा पैरेलल टाइप दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये कुछ ये कुछ इस तरह का आना चाहिए था, ऐसा, समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, 2 लाइंस पैरेलल है, कौन सी, ए बी एंड सी टी आर पैरेलल, बट दिस 2 लाइंस आर नॉट पैरेलल, दिस आर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
क्लियर? तो ये कर्व हो गया वीटी कर्व, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं पीटी कर्व, प्रेशर टेम्परेचर कर्व। ये वाला कर लिया आप लोगों ने? नहीं। यस पीटी कर्व ट्राई ट्राई करो, पीटी कर्व ड्रॉ करके बताओ। इनिशियली प्रेशर पी नॉट था, तो पी नॉट से स्टार्ट कीजिए, है ना। तो पी नॉट से स्टार्ट करेंगे और आप देख सकते हो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो प्रेशर डबल हो रहा है, तो आपको प्रेशर डबल करना है, साथ ही साथ टेम्परेचर को भी डबल करना है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। यहाँ कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रेशर को डबल, साथ ही साथ टेम्परेचर को भी डबल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। यहाँ प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ पर प्रेशर 2 पी नॉट, ओके। और टेम्परेचर यहाँ पर टी नॉट था, यहाँ पर टेम्परेचर कितना आ जाएगा 2 T0, टेम्परेचर डबल प्रेशर डबल, ओके। ये भी प्रोसेस हो गया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। उसमें वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और वॉल्यूम 3 टाइम्स हो रहा है, तो टेम्परेचर भी 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो आइसोबारिक प्रोसेस, तो टेम्परेचर को 3 टाइम्स कर लो, तो 2 का 3 टाइम्स 60 नॉट होता है ना। ये 60 नॉट इवन और लंबा भी किया जा सकता है, बट ओके 60 नॉट, ठीक है। ये कौन सी हो गई, बीसीसी की प्रोसेस हो गई। अब आपको दिख रहा है कि जो सी से डी की प्रोसेस है वो कैसी है, आइसोकोरिक है, यानी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। और देखिए प्रेशर जो है वो 2 P0 से P0 पर आ रहा है, यानी कि प्रेशर हाफ हो रहा है। तो प्रेशर हाफ होगा, इसका मतलब टेम्परेचर भी हाफ होना पड़ेगा। तो टेम्परेचर भी हाफ होगा इन सच अ वे दैट इट विल मेक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस तरह से तो आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनाएंगे और टेम्परेचर को लेकर आएंगे कहाँ तक, 3 T0 तक, ठीक है। और लास्ट यहाँ से यहाँ मिला लो, आइसोबारिक प्रोसेस है ना लास्ट वाली। बस हो गया, ABCD ओवर। बच्चों समझ आया? यस यस, सर। यस सर गुड, वेरी नाइस। तो आपको ये यहाँ पर एरो जो है वो, हाँ ये सर तो बहुत इसके साथ थर्मोडायनामिक्स खत्म। नहीं बेटा, अभी एडियाबेटिक प्रोसेस बाकी है एडियाबेटिक नहीं पढ़ाया ना मैंने अभी। ओके सर। हम्म, इतना सबको समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? Sir, can you scroll up once? यस यस यस, और भी इतना काफी है। So वो isobaric and isochoric है वहाँ. Done sir. आई होप बच्चों सबको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा। साइक्लिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको मैं दे दिया एक टीवी कर्व इज given find the work done in the cyclic process। सर पहले पीवी में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ओके। मान लेना नंबर ऑफ मोल्स n है, ऐसा मान लेना, ठीक है।
let number of moles is equals to n for the ideal gas, और कर्व कुछ ऐसा दिया है. डोंट नीड कन्वर्ट करोगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा आप सोच सकते हो, है ना. सो डोंट कन्वर्ट. तो मैं लास्ट क्वेश्चन में नहीं समझा कि वो पैरेलल क्यों नहीं होंगे साइड्स, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस है ना. तो बेटा ऊपर वाले पीटी कर्व का बोल रहे हो क्या? हाँ सर, दोनों में मतलब मुझे लगा साइड्स पैरेलल रहेंगे. बेटा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो बेटा दोनों यदि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है कैसे जा रही है, हाउ दे कैन बी पैरेलल. हाँ ऊपर वाला बीसी और एडी पैरेलल है, लेकिन ये साइड वाले पैरेलल नहीं है. ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल. ठीक है, समझ पा रहे हो? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो दोनों स्ट्रेट लाइन है. पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, तो बेटा दो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कभी एक दूसरे के पैरेलल हो ही नहीं सकती. Got यस it? सर. हम्म. अभी समझ आया आपको? यस सर. चलिए अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसके लिए सफिशिएंट टाइम हमने ले लिया. बेटा ए से बी कैसी प्रोसेस है? आइसोकोरिक है ना. बी से सी आइसोथर्मल, सी से डी आइसोकोरिक एंड डी से आइसोथर्मल. सर हमें तो ए बी बताया और सी डी प्रोसेस में जीरो वर्क. कि यस, ए बी सी डी ए पूरा साइकिल हो गया. इसका मतलब सबके वर्क ऐड करना है. ए से बी का वर्क प्लस बी से सी का वर्क प्लस सी से डी का वर्क
प्लस वर्क डन इन डी ए, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आइसोकोरिक का वर्क 0 होता है, इसलिए ए बी का 0 वर्क। बी से सी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एनी हाउ हमें आइसोथर्मल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एन आर, प्रेशर कितना है, सॉरी टेम्परेचर कितना है, 2T0 है ना, एन आर टी एल एन, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि 2V डिवाइड बाय V, है ना। सी डी फिर से आइसोकोरिक आ गई 0, और डी ए, देखो डी से ए के लिए टेम्परेचर T0 है, तो हम लिखेंगे एन आर टी नॉट एल एन V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है। सी डी से ए की प्रोसेस के लिए लिखा है ना, तो डी पर वॉल्यूम 2V0 है, वो इनिशियल वॉल्यूम हो गया, और फाइनल वॉल्यूम इज V0 जो कि ए पर है। इसको सॉल्व करें, चीजों को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, एन आर, और मैं तो T0 को भी कॉमन ले सकता हूँ वैसे भी, T0, और यहाँ पर आ रहा है 2 ln 2, और बेटा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ln 1/2, है ना, माइनस सॉरी प्लस ln 1/2 ऐसा आ रहा है। बेटा मेरे पास तो लॉग की प्रॉपर्टी है, मैं ln 1/2 को माइनस ln 2 लिख सकता हूँ ना। है कि नहीं? यस सर। आंसर खत्म, ठीक है। T0 ln 2 इज द आंसर, तो इजी राइट, बस लॉग की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन तो इसका 2 लाइट का ही था, बाकी तो उसकी कैलकुलेशन है ना। यस सर। तो लग रहा है आपको कि इजी है ये चीज। वो 0 कैसे है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है ना, तो आइसोकोरिक का वर्क 0 होता है ना, तो ए बी प्रोसेस और सी डी प्रोसेस का वर्क 0 होगा, क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज पीटी कर्व इज गिवन, और आपको वर्क डन फाइंड करना है। फाइंड द वर्क डन फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस, गिवन साइक्लिक प्रोसेस। बेटा नंबर ऑफ मोल्स आप n ले लेना, है ना, मैं कोई वैल्यू नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बस आप ऐसे ही कर लो, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ, कैलकुलेशन कराने का कोई मूड नहीं है मेरा। ए बी सी एंड डी, जी। यहाँ पर मान लो टेम्परेचर T1 है, जब यहाँ पहुंचता है तो टेम्परेचर T2 होता है, यहाँ पहुंचता है तो टेम्परेचर T3, और यहाँ पर टेम्परेचर T4 होता है, ऐसा मान लिया। और प्रेशर तो ठीक है, 1P2 हो गई, या इस प्रोसेस में आपको वर्क डन फाइंड करना है, आपको टेम्परेचर गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स आप n ले सकते हो, ठीक है। ट्राई दिस, टेम्परेचर T1 T2 T3 एंड T4 आपको गिवन है, और आपको सिर्फ वर्क डन फाइंड करना है, जल्दी से कीजिए। देखिए ए बी और डी सी, ये दो प्रोसेस स्ट्रेट एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, और बी सी एंड डी ए प्रोसेस जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस दिख रही है आपको, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
फिर T1 T4 सेम है ना, और T2 T3 मतलब? हाँ बेटा, नहीं, टेम्परेचर तो अलग अलग है ना बेटा। टेम्परेचर तो चारों ही अलग है, कोई सेम नहीं है। प्रेशर अच्छा अच्छा, ए और पैरेलल डी तो पर, एक्स एक्सिस नहीं है। बेटा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो प्रेशर सेम होगा ना। सॉरी सॉरी। हम्म। हुआ दोस्तों, समझ आया? हेलो। यस सर। गुड। या तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप पर अपना जो ग्रुप है उसमें 3-4 क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो आपको वो क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करने हैं, ओके? कि इतने सारे हम लोग क्लास में करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो इट्स बेटर टू सॉल्व एट होम, ठीक है? एक तरह से आपका होमवर्क भी हो गया और अब आप मॉड्यूल भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, चलिए सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है ये, दिशिता।
चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि टोटल वर्क डन इन दिस साइकिल ए बी सी डी ए विल बी, सबका इंडिविजुअली वर्क ऐड करो, है ना। वर्क डन इन प्रोसेस ए बी प्लस वर्क डन इन प्रोसेस बी सी प्लस वर्क डन इन प्रोसेस सी डी प्लस वर्क डन इन प्रोसेस डी ए, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। अच्छा देखो, ए से भी किस टाइप की प्रोसेस लग रही है आपको? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब होता है, कब होता है ऐसा? जब वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट हो। वेरी गुड। तो इसका मतलब ए बी प्रोसेस में वर्क 0 होगा, है ना। बी से सी, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन एन आर डेल्टा टी होता है। तो एन आर डेल्टा टी, टी थ्री माइनस टी टू। क्लियर? T3 माइनस T2, ओके। एंड CD प्रोसेस को देख लो फिर से, वो क्या है? So why स्ट्रेट is लाइन work पासिंग। AB 0? बेटा वर्क AB 0 इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होता है? वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तब, करेक्ट। आइसोकोरिक प्रोसेस में ऐसा होता है ना, Yes, sir. इसलिए उसका वर्क कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। एग्री? Yes, sir. नहीं? या वेरी गुड। इसी तरह से बेटा सीडी प्रोसेस भी आइसो वी कैन से आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिल रहा है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, सो डेफिनेटली इसका भी 0 वर्क। अब लास्ट प्रोसेस है डी से ए, तो बेटा एन आर डेल्टा टी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है वो वर्क एन आर डेल्टा टी होता है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। ए का टेम्परेचर माइनस डी का टेम्परेचर। यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? एन आर, यहाँ से आप लिख सकते हो T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4। आंसर। सर T4 माइनस T1 होना चाहिए। क्यों बेटा? फाइनल, सबसे फाइनल कौन है? देखो डी से ए प्रोसेस मूव कर रही है ना, तो फाइनल ए, इनिशियल डी, करेक्ट। ओके सर, यस सर। एनआर डेल्टा टी में फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल इज T1 और इनिशियल इज T4, क्योंकि T4 से T1 पर जा रहा है। ओके, डी से ए प्रोसेस मूव कर रही है, दैट्स ऑल, फिनिश। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया। यस, बढ़ जाए बच्चा लोगों। एक सबको सेकेंड। हाँ जी बिल्कुल, समझ में सबको आना चाहिए ना, कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ डाउट हो तो पूछ हो लेना, गया। ठीक है। बेटा 0 इसलिए आया क्योंकि हमें कर्व में दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ए बी और सी इन दोनों में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल कब हो सकता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में वी कांस्टेंट होगा तभी तो पी इज प्रोपोर्शनल टू टी होगा, इसीलिए। चलिए, ये सारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। राइट डाउन, एडियाबैटिक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इट इज द प्रोसेस इन विच नो हीट, in which no heat is absorbed or released from the system, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, कोई हीट रिलीज नहीं होती, डेल्टा क्यू की वैल्यू हमेशा 0 रहती है इस प्रोसेस में, ठीक है। डेल्टा क्यू हमेशा इसमें क्या रहेगा? 0। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसी प्रोसेस की पहचान कैसे करें। तो बेटा क्वेश्चन में लिखा होगा कि वॉल्स इंसुलेटिंग होती है, सो इन दिस प्रोसेस walls of the system, सिस्टम मतलब जो भी सिलेंडर है, आर इंसुलेटिंग,
इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग या फिर हम उसको नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं, मतलब उससे हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब भी ये वर्ड आपको दिखाई दे मतलब आप समझ लो कि एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है। ओके बेटा, एडियाबेटिक तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो, जिसमें ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होती हो और ना ही कोई हीट रिलीज होती हो, ऐसी प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि वॉल्स ऑफ द सिस्टम आर या वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर इंसुलेटिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होगी तो बाहर से ना कोई हीट आएगी और ना ही हीट जाएगी। ठीक है, इट मींस दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर, समझ में आया? ओके यस सर। गुड, तो ये सब आपको समझ में आया। अभी हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस लिखते हैं। तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा ये पीवी इजिकल्स टू एनआरटी तो फॉलो करता है, लेकिन जब प्रोसेस चल रही होती है ना तो वो हमेशा क्या करता है, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इस चीज को फॉलो करता है। बेटा गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, वो क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को इस पर स्टार मार्क लगाना है, पी वी रेस टू गामा, द सिंबल इज गामा। ओके, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यदि ये पी वी रेस टू गामा है, मुझे यहाँ पर वीटी और टीवी रिलेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूं? तो मेरे पास एक आइडिया है, देखो पीवी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ओके, तो मैं एक काम कर सकते हैं, मुझे लेट से टीवी रिलेशन चाहिए, तो मैं एक बात जानता हूँ, क्या पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है? क्या मैं पी को एनआरटी अपॉन वी लिख सकता हूँ? यस दोस्तों, उठा के यहाँ डाल दो, एन आर टी अपॉन वी, और यहाँ पर वी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ बेटा मुझे मिलता है टी वी रेस टू गामा माइनस वन, और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो यहाँ कांस्टेंट। क्लियर, तो देखिए क्या मिल रहा है, टी वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या आपको ये बात समझ आई? यस सर। गुड, ये फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन। अब एक और रिलेशन ड्राइव करते हैं, है पी, पी प्रेशर और टी फॉर टेम्परेचर, उनका रिलेशन क्या आप डिराइव करके बता सकते हो? पीटी रिलेशन कैसे आएगा, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन? P to the gamma, P to the 1 minus gamma. गुड गुड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पीवी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अब मुझे पी को चेंज नहीं करना, मुझे वी को चेंज करना है, तो वी को मैं एन आर टी अपॉन पी लिख सकता हूँ ना? तो क्या आ रहा है, एन आर टी अपॉन पी, सॉरी या, तो ये पी रेस टू वन माइनस गामा हो गया, और ये टी रेस टू गामा हो गया। बेटा एन और आर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट हटाओ, जरूरत नहीं है, तो हम बोल सकते हैं पी रेस टू वन माइनस गामा टी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर, क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ जी दोस्तों, यस सर। या यही होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये रिलेशन आपको याद रखते हैं। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप बाकी के दो डिराइव कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया है ना? तो कहाँ से कॉपी करना है कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से।
ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। हाँ हाँ एक सेकंड बस, एक सेकंड थोड़ा हाँ सा। जी, कोई दिक्कत नहीं है। हियर गामा, जो गामा होता है ना बेटा, उसकी वैल्यू जो होती है वो सीपी बाई सीवी होती है, ठीक है। हियर गामा इज इक्वल टू एडियाबैटिक कांस्टेंट। इसको एडियाबैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। अब गामा की वैल्यू क्या होती है, तो हम लिखेंगे कि गामा कैन बी गिवन बाय, या फिर इसी के यहीं पर लिख लेते हैं, Cp upon Cv. It is the ratio of molar heat capacity at constant pressure to the molar heat capacity at constant volume. समझ में आया बेटा? गामा का फॉर्मूला क्या होता है? Cp अपॉन Cv। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। ओके बेटा, आप सभी को पता है कि Cp क्या होता है? F/2 + 1R। और Cv क्या होता है? F/2R। इन दोनों को यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? गामा इज इक्वल टू F/2 + 1 अपॉन F/2, यानी कि 1 + 2/f। बाकी सारी चीजें कैंसिल होगी। यस दोस्तों, बेटा ये y नहीं है, ये गामा है ना। मैंने इस तरह से लिखा है कि वो y दिख रहा है, बट इट इज गामा। यस दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. या बेटा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, तो हम एक काम कर सकते हैं। हेंस आप यदि इसका रिवर्स रिलेशन लिखना चाहें तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे कि Cp इज इक्वल्स टू गामा R अपॉन गामा-1 एंड Cv इज इक्वल्स टू R अपॉन गामा-1। ठीक है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस 2/f की वैल्यू को लिखा गामा की फॉर्म में, तो गामा-1 के बराबर आई। तो इस f/2 मतलब इसको रेसिप्रोकल कर लूंगा और फिर उसको Cp वाले और Cv वाले फॉर्मूला में डाल दूंगा, तो मुझे यही मिलेगा। ठीक है, Sir, I have a doubt. हाँ बोलो। Sir, I saw a question. Which of the following gases does CV not depend on temperature? So, sir, does a degree of freedom change with temperature? यस बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था ना कि जब 5000 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो चेंज हो सकता है। उसमें 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो सकते हैं फॉर डायटोमिक गैस एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस, राइट। मोनोएटॉमिक को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डाई एंड पॉली को फर्क पड़ सकता है। ठीक है, Yes, sir. ये तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ऐसा होता है, बाकी नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, 5000 केल्विन अबव पर ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए तुम लोग? Yes, sir. गुड। तो आगे बढ़े। यस। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए जो कि मतलब कहीं कहीं यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। तो आपको आपको मेनली ये वाला फॉर्मूला याद रखना है ना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 + 2/f से आप डायरेक्टली फाइंड कर पाओगे तुरंत, है ना। ओके, ये सारी चीजें तो हो गई। अब बात आती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू F/2 एन आर डेल्टा टी। इसको आप लिख सकते हो एन सी वी डेल्टा टी, है ना। एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो, और सीवी की वैल्यू R अपॉन गामा-1 लिखी जा सकती है। ठीक है, समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे? एन R अपॉन गामा-1 डेल्टा टी। समझ पाए दोस्तों?
ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के हैं। ओके, बच्चा लोगों समझ गए? Yes, sir. गुड। जब आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी करना आ गया तो वर्क डन की बात करते हैं। तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम डायरेक्टली एक बात कर सकते हैं क्या, वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। मुझे कोई कैलकुलेशन करने का शौक नहीं है, कैलकुलेशन कर सकता हूँ बट मुझे इच्छा नहीं है, है ना। तो मैं क्या करूँ, मैं फ्रॉम फ्लॉट यूज करता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। क्या लिखा था उसमें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब ये जीरो है, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि जो भी वर्क डन बाय गैस हो नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू के बराबर होना चाहिए, है ना। तो आप वर्क डन के लिए लिख सकते हो माइनस ऑफ एन सी वी डेल्टा टी, या फिर आप लिख सकते हो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला आया था, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन का नेगेटिव, है ना, या यही था ना। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन आर डेल्टा टी हमेशा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, याद रखना, अपॉन वन माइनस गामा। क्लियर। एक फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो बेटा, एन आर डेल्टा टी मतलब एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन भी लिख सकते हैं ना। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, ये भी लिखा जा सकता है। यदि आप पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, सॉरी यहाँ पर वन माइनस गामा है नीचे, है ना। यदि आप इसको गामा माइनस वन लिखना चाहते हो तो पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू लिखना पड़ेगा। समझ गए। डेल्टा टी का मतलब हमेशा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, ठीक है ना। बच्चों ये बात समझ में आई आपको? यस सर। गुड। तो बेटा कहाँ तक स्क्रॉल करूँ, इतना काफी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी से, या इससे भी ऊपर जाना है? सर यहाँ तक ही। ओके। नोटेड। यस सर, सर एक बार नीचे करो ना सर। अब हमें एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ्स और ड्रॉ करने हैं बस। आपको अच्छे से ही चैप्टर रिवाइज करना है एक बार, ठीक है, अच्छे से। यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे और फिर ये डिफिकल्ट लगने लगेगा। लेकिन अच्छे से एक बार बैठ के रिवाइज कर लोगे तो आपको ये चैप्टर सच में इजी लगने लगेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे।
बेटा अब आप पूरी बुकलेट सॉल्व कर सकते हो ना, मतलब आप बुकलेट में पूरा थर्मोडायनेमिक्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास क्या है कि बुकलेट ही नहीं है, मैंने मांगा है लेकिन उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर्स नहीं बता पाया। तो आज So तो what is संडे है। left in chapter? बेटा थोड़ा बहुत क्वेश्चन करने हैं, है ना, और इसमें अभी ग्राफ बनाना बाकी है, तो 5 मिनट्स और हैं तो हम बना लेते हैं। इतना नोट किया सबने? अच्छा लोगो, Yes, sir. गुड। अब हम ड्रॉ करते हैं एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक कर्व, बेटा मेनली इसमें आपको पीवी कर्व याद रखना है, बाकी याद ना रहे तो चलेगा, ठीक है। बाकी कर्व आपको याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडियाबैटिक कर्व जो है आपको पीवी कर्व की फॉर्म में याद है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी कर्व आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यदि मैं बात करूं एडियाबैटिक की, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले पीवी कर्व। पीवी कर्व कैसा आएगा? प्रेशर और यहाँ पर आप वॉल्यूम, जैसे आइसोथर्मल का आता था वैसा ही आएगा ये, ठीक है। यानी कि जब कभी भी देखो एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इस टाइप का रिलेशन आता है ना, तो ये हाइपरबोलिक कर्व होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो ऑब्वियसली पी इंटू वी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ना, तो मतलब हाइपरबोलिक कर्व आ जाएगा। लेकिन आइसोथर्मल से ये थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये तो हो गया पीवी कर्व। पीवी कर्व के बाद यदि बात की जाए पीटी कर्व की, पीटी कर्व, तो पीटी कर्व कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अपने लिए इतना सोचना मुश्किल है, इसलिए आप बस इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, दैट विल बी बेटर, क्योंकि आपको इससे ज्यादा कोई कुछ पूछने वाला नहीं है ना। पीटी कर्व हो गया, और लास्ट इज टीवी कर्व। टीवी कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। सर हमेशा आप वीटी का बनाते हो ना सर? हाँ बेटा, वीटी कर्व बनाते हैं, लेकिन चलो वीटी कर्व बनाते हैं, ठीक है। वीटी कर्व, ठीक है। तो वीटी में इसको थोड़ा सा या, तो ये वी, ये टी, और जैसा देखो वी और टी, आप जानते हैं टी वी रेस टू गामा माइनस वन, टी वी रेस टू गामा माइनस वन, तो ये भी एक्स वाई इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट वाला ही कर्व है, मतलब ये भी उसी टाइप का ही कुछ रेक्टेंगल। समझ पा रहे हो? तो ये भी कुछ वैसा ही दिखेगा, या फाइन, क्लियर। ये कर्व किसका है? पी वी रेस टू गामा इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट का। ये पी रेस टू वन माइनस गामा टी रेस टू गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट, और लास्ट वाला वी, क्लियर। यस बेटा, इट लुक्स लाइक आइसोथर्मल कर्व ओनली, वैसा ही दिखता है ना, लेकिन थोड़ा सा नीचे ऊपर रहेगा, है ना, मतलब एक्सपेंशन के वक्त ये नीचे रहेगा उससे। ओके, इतना सबने ड्रॉ कर लिया, अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो मैंने उस वक्त लिखवा दिया था, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। बेटा हमने आइसोथर्मल कर्व की स्लोप लिखी थी क्या? देखिए एक बार ओपन करके। हेलो, नो सर। नहीं लिखी ना, यहाँ दोनों एक साथ लिखते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, सर आपने लिखाई थी। लिखाई थी ना? यस पक्का? सर। बाय दी। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, तो इसमें दोनों ही आ जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। एडियाबैटिक
कर्व। तो रिलेशन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व को हम कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है कि पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो बेटा मुझे इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो मैं इसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट किया पूरी इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ से मुझे मिल रहा है डीपी अपॉन टीवी की वैल्यू, और वो मिल रही है माइनस ऑफ गामा पी अपॉन वी। सारी चीजें कैंसिल हो रही है, सिर्फ बच रहा है क्या? माइनस ऑफ गामा टाइम्स प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। और ये किसकी है? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, ठीक है। तो ये हो गई एडियाबैटिक कर्व की स्लोप। और हम लोगों को पता है क्या? स्लोप ऑफ आइसोथर्म, चलो इसके लिए लिख लेते हैं प्रॉपरली, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व is negative of gamma times of P upon V, and slope of isothermal कितना है था? Slope of isothermal, नेगेटिव ऑफ पी अपॉन वी। yes, minus of P upon V। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों में रिलेशन क्या मिला? Slope of adiabatic curve is equals to gamma times of slope of isothermal curve। यही रिलेशन है बस, ठीक है। मतलब दोनों कर्व एक जैसे लगते हैं, लेकिन स्लोप, उनकी स्लोप में ये वाला रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि उनकी स्लोप्स अलग होंगी तो कर्व ऊपर नीचे होंगे। तो बेटा ड्यूरिंग एक्सपेंशन यहाँ पर ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों के लिए आपको कर्व्स पता होना चाहिए, ठीक है। और वो कुछ ऐसा आएगा, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और बेटा एक हिंट याद रखना, एक हिंट दे रहा हूं, याद रखना। जैसे जैसे v की पावर इंक्रीज होती जाती है, v v v फॉर वॉल्यूम, जैसे जैसे v की पावर इंक्रीज होती रहती है, वैसे वैसे कर्व नीचे शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। सारे कर्व एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। सर ये सब रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप्स खाली पीवी कर्व में है। हाँ, मैंने यहाँ पर 4 कर्व ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड किए हैं ना, v1 से v2 तक। बेटा सबसे ऊपर वाला क्या रहेगा? आइसो थर्मल। नंबर 2, सेकेंड नंबर वाला जो कर्व है वो रहेगा एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, ये भी एडियाबैटिक है, ये भी एडियाबैटिक है। लेकिन ध्यान से देखो, हम एक बात जानते हैं, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेटा गामा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं, 1+2/f होती है ना। मोनो एटॉमिक के लिए कितनी हाँ होगी? मोनो एटॉमिक के लिए कितनी होगी? 1+2/3 यानी कि 5/3, यस। डाई एटॉमिक के लिए कितनी होगी? 1+2/5 यानी 5 कि 7/5, है ना। और पॉली एटॉमिक के लिए होती है 1+2/5 या 6 लिख सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। शायद दोनों वैल्यूज ले सकते हैं 5 और 6। हाँ ये 5 6 ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा?
तो मैं नॉन लीनियर की बात कर लेता हूँ, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 यानी कि 4/3। बेटा सबसे ज्यादा कौन है, 5/3 सबसे ज्यादा है ना, फिर 7/5, फिर ये है ना। यस सर। या तो हम जानते हैं कि गामा मोनोएटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा डायटोमिक, और सबसे कम है गामा पॉलीएटॉमिक, है ना। यही है ना बेटा। ये वैल्यू होती है 1.33, ये कितनी होती है 1 और 0.4, और ये वैल्यू होती है 1 और 0.67, ऐसा कुछ है ना। समझ पाए। तो अब देखिए, मैंने क्या बोला, जैसे जैसे गामा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, स्लोप नीचे शिफ्ट होती जाएगी। तो बेटा ये एडियाबैटिक कौन सी वाली है, ये एडियाबैटिक कौन सा एटॉमिक, और ये एडियाबैटिक का कौन सा एटॉमिक, बोलो। सबसे नीचे वाला पॉलीएटॉमिक, डायटोमिक, मोनोएटॉमिक सर। ये सबसे नीचे मोनोएटॉमिक, ये डायटोमिक, और ये पॉलीएटॉमिक। ठीक है, समझ पाए बच्चों, मेरी बात समझ पाए। देखो सबसे ऊपर वाला पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी वी की पावर 1 सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद वी की पावर थोड़ी इंक्रीज हुई पॉली में, तो वो उसके नीचे आ गया। तो ये बेटा एक्सपेंशन वाला कर्व है ना, यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, सॉरी, ये सारा एक्सपेंशन वाला कर्व है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। अब इसके ऑपोजिट जब कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन में ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, उल्टी, रिवर्स। 1 2 3, और एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 4। ठीक है, मतलब ये सारी सेम पोजीशन तक यहाँ तक जानी चाहिए। इस टाइप से कुछ मैंने अच्छे से नहीं ड्रॉ किया, आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना। ठीक है, क्लियर दोस्तों। और भी क्लास है क्या आपकी? यस सर, यस सर। 9:45। ओके, 45 को क्लास कोई शुरू होने दिक्कत वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये वाला आइसोथर्मल है, ठीक है, आइसोथर्मल। अभी आइसोथर्मल सबसे नीचे आ गया। ठीक है, और सबसे ऊपर वाला कौन सा होगा, है। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक्स। एडियाबैटिक में कौन सा, मोनो एटॉमिक, मोनोटॉमिक। ठीक है, तो ये कंप्रेशन के वक्त इस तरह से होगा, रिवर्स हो जाएगा सारा, मतलब समझ गए। यस सर। या ये सारे आइसो, लीव कर इसके बाद। हाँ यस यू कैन लीव नाउ। ठीक है, ऑल ऑफ यू कैन लीव नाउ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड लीव। बस अब आप मॉड्यूल में पूरा एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, यू कैन सॉल्व। यस सर। सर एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हैं? यस, इतना काफी है। हाँ बेटा, वो सर सेकंड लॉ ऑफ इससे पहले वाले थर्मोडायनेमिक्स। ग्राफ्स भी, हाँ क्या हुआ बेटा? तो इससे पहले जो हेलो, आपने ग्राफ्स दिए थे वो वहाँ। उससे पहले ये वाले, यस सर। बेटा कार्नोट इंजन वगैरह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाकी है, लेकिन वो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे उसको, लेकिन हम मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उस पे आपको बहुत रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, so you can solve the exercise number 1। बेटा ये ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। यस सर। या क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इफ यू हैव डन यू कैन लीव। ओके, चलें दोस्तों।